Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले टेस्ट नंबर 9 जो अपने स्पेशल चला रहा था राजस्थान पुलिस के लिए और रीट के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए। जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी थी राजस्थान जीके की, वो पढ़ने वाले राजस्थान एमसीक्यूज। देखिएगा, राजस्थान जीके की जो एमसीक्यू चल रही थी उसका टेस्ट नंबर आज 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम 8 टेस्ट ले चुके हैं। अगर वो अभी तक नहीं देखे आपने तो वो उनके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, या फिर आपको उनकी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। देखिएगा, आज का जो टॉपिक अपना, जो आज के 45 जो प्रश्न होने वाले हैं वो होने वाले हैं जो राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन, इस टॉपिक से अपने क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन से टॉपिक से संबंधित अपने 45 प्रश्न आज होने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। देखना, बहुत ही अच्छे प्रश्न, और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और जो राजस्थान पुलिस की सेकंड ग्रेड की या फिर अन्य भर्ती जो तैयारी कर रहा है उस सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने के कारण है, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान में उसमें जो मिट्टी की उर्वरता उसके बने रहने का क्या कारण है, बताइए। नियमित सिंचाई, अच्छी वर्षा, या ऊसर और रहे भूमि का सुधार, या प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तो बताइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर हमारा जो एक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जवाब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति अनुमोदित कब की गई। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा जो पहली वन नीति वो कब अनुमोदन कब की गई थी, बताइए। सितंबर 2011 को, फरवरी 2008 को, अगस्त 2010 को, या फिर मार्च 2011 को। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा जो पहली वन नीति अनुमोदित की गई थी वो की गई थी 8 फरवरी 2008 को। कब की गई थी? 8 फरवरी 2008 को। ध्यान रखना, 8 फरवरी 2008 को। लेकिन उससे पहले देखो, एक ध्यान और रखना कि जो पर्यावरण वन नीति थी, यानी कि पर्यावरण व वन नीति घोषित करने वाला, ध्यान रखना, घोषित करने वाला अपना जो देश था वो देश का पहला था। यानी कि पर्यावरण वन नीति घोषित करने वाला देश में पहला राज्य कौन सा था? देश में पहला राज्य अपना राजस्थान ही था। ये ध्यान रखना बस। देखिएगा, जो राजस्थान में पहली जो पर्यावरण वन नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? अपना राजस्थान था। और इसने वन नीति कब घोषित की थी? ये की थी 8 फरवरी 2008 को। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन किस भाग में पाए जाते हैं? बताइए, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन किस भाग में पाए जाते हैं? बताइए, दक्षिणी भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में, या पूर्वी भाग में। देखो, ये क्वेश्चंस मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि जो राजस्थान में शुष्क सागवान के जो वन पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, राजस्थान मिश्रित पतझड़ वाले वन किस इलाके में पाए जाते हैं? बताइए कि राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले वन किस इलाके में पाए जाते हैं? पूर्वी इलाके में, पश्चिमी इलाके में, दक्षिणी इलाके में, या उत्तरी इलाके में। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा कि जो राजस्थान में मिश्रित पतझड़ जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपको पूर्वी इलाके में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं कहीं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भी ऑप्शन नंबर सी भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पूर्वी इलाकों में। अब आप बताइएगा इसका कमेंट में कि आप ऑप्शन नंबर ए राइट है या फिर ऑप्शन सी राइट है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही राइट माना जाएगा। पूर्वी इलाकों में मिश्रित पतझड़ वन वाले पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर था 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में कौन से जिलों में खास यानी खस घास पाई जाती है? देखो, खास नहीं है, खस घास है। इसको घास भी बोला जाता है या फिर खस घास या खास घास दोनों बोला जाता है। बताइए किस जिलों में होती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, धौलपुर, करौली, अलवर में, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में, या फिर सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर में। बताइए प्यारे साथियों, कहाँ पर होती है खस घास या खास घास? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो प्यारे साथी जो खस घास होती है ये आपके सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर में होती है। ऑप्शन नंबर आपके
डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है कि राजस्थान में खास या खास घास कहाँ उत्पादित होती है, सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखो कि राजस्थान में किस वृक्ष को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में किस वृक्ष को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, बताइए। बबूल को, खेजड़ी को, रोहिड़ा को या पलास को। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में जो वृक्ष, कौन सा वृक्ष जो जिसको जंगल की आग के नाम जाना जाता है वो है अपना पलास। कौन सा? पलास। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, लेकिन इसका कभी कभी क्या कि वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है कि पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको मैं वैज्ञानिक नाम बता दूं इसका, ब्यूटिया, यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पेमा, यानी कि मोनोस्पेमा इसका ध्यान रखना नाम है। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पेमा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो आता है ब्यूटिया मोनोस्पेमा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पेमा इसका वैज्ञानिक नाम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। नागपुर में, देहरादून में, नई दिल्ली में या मसूरी में। तो बताइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर जो अपना 7 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना पूजा कब की गई थी, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। देहरादून कहाँ? आपके उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में आपके देहरादून स्थित है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो देखो जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है इसकी कुल 4 शाखाएं कहाँ पर है, इसके कह सकते हैं हम क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो कितने, इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं। क्षेत्रीय जो कार्यालय वो कितने, इसके 4 है, राइट। अब वो 4 है कौन कौन से, तो इसको देखो, एक आपका जो आता है क्षेत्रीय कार्यकाल वो आता है आपका शिमला में। कहाँ पर आता है? शिमला में आता है। दूसरा आपका आता है कोलकाता। कहाँ आता है? कोलकाता आता है। और तीसरा आपका आता है नागपुर। कहाँ आता है? नागपुर। और चौथा आपका आता है वो आता है आपको बेंगलोर। कहाँ आता है? बेंगलोर। ध्यान रखना, देखो इसके जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये तो प्रॉपर आपकी देहरादून में इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, लेकिन इसके 4 और कार्यालय अलग से, वो कहाँ? एक शिमला में, एक कोलकाता में, एक नागपुर में, एक बेंगलोर में। ये भी आप इनकी ध्यान रखना, क्षेत्रीय कार्यालय ध्यान रखना कौन से ये क्षेत्रीय कार्यालय। कुल कितने? 4। कितने क्षेत्रीय कार्यालय? कुल 4 हैं। और कहाँ कहाँ पे? शिमला में एक कोलकाता में, एक नागपुर में और एक बेंगलोर में। और वैसे वन जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है? देहरादून में, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपके 1981 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अलवर भरतपुर में। तो प्यारा साथी देखो, जो राजस्थान में जो शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अब देखो जो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं 75 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर के मध्य, जहाँ बारिश होती है यानी कि वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, वहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होती है। इसलिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न आपका बहुत ही सुपर और अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में उदयपुर वन मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में जो उदयपुर वन मंडल है उसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, बताइए। उदयपुर, राजसमंद, पाली या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो उदयपुर वन मंडल के अंतर्गत शामिल नहीं है वो आपका पाली जिला नहीं है। कौन सा नहीं है? वो आपका पाली जिला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो राजस्थान में जो कुल वन मंडल है, यानी कि जो राजस्थान में कुल वन मंडल है वो टोटल कितने? 12। कितने? 12। अब वो कौन कौन से वन मंडल है, चलो मैं एक बार आपको उनके नाम बता देता हूँ। देखो आपका जो फर्स्ट वन मंडल आता है, देखो फर्स्ट वो आता है आपका कौन सा, देखो वो आता है आपका जयपुर मंडल। कौन सा आता है?
जयपुर मंडल, अगर मैं जयपुर मंडल की बात करूँ तो इसके अंतर्गत आते हैं सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। कौन कौन से आते हैं? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, भाई दूसरा वन मंडल कौन सा है, तो दूसरा जो वन मंडल आता है वो आता है आपका जोधपुर वन मंडल। कौन सा आता है? जोधपुर। और मैं तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा आता है कोटा वन मंडल आता है। और अगर मैं चौथे की बात करूँ, भाई चौथा कौन सा है? चौथा आपका बूंदी आता है। पाँचवें की बात करूँ, पाँचवा आता है आपका अजमेर आता है। छठे का अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर का जो आपका आता है, 6 नंबर का वो आपका भरतपुर आता है। कौन सा आता है? भरतपुर आता है। 7 नंबर की बात करूँ तो आपका टोंक आता है। अगर मैं 8 नंबर की बात करूँ तो आपका झालावाड़ आता है। और अगर मैं 9 नंबर की बात करूँ तो आपका उदयपुर आता है। अगर मैं 10 नंबर की बात करूँ तो आपका सिरोही आता है। अगर मैं 11 नंबर की बात करूँ तो आपका चित्तौड़गढ़ आता है। क्या आता है? चित्तौड़गढ़ आता है। और अगर मैं बात करूं भाई 12 नंबर का आपका कौन सा है, तो 12 नंबर का जो आपका आता है वो आता है बांसवाड़ा। कौन सा आता है? बांसवाड़ा आपका आता है। ध्यान रखना, देखो आपके राजस्थान में जो टोटल वन मंडल हैं भाई, वो कितने वन मंडल हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ भाई। टोटल कितने? 12 वन मंडल, राइट। जिनमें से पहला वन मंडल आता है जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा, चौथा बूंदी, पाँचवा अजमेर, छठा आपका आता भरतपुर, सातवां टोंक, आठवां झालावाड़, नौवां उदयपुर, 10वां सिरोही, 11वां चित्तौड़ और 12वां बांसवाड़ा। देखो अब उदयपुर वन मंडल के अंतर्गत नहीं आता, वो नहीं आता पाली। कौन उसके अंतर्गत नहीं आता? पाली उदयपुर वन मंडल के अंतर्गत नहीं आता। तो प्यारे साथियों, अब आपसे दिमाग में चल रहा होगा सर ये पाली किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना पाली जोधपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जयपुर वन मंडल और आपके जोधपुर ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। पाली आपका जोधपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11 नंबर का। देखिए 11 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा कि भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान की वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयोग जिले हैं। देखो अभी हमने पढ़े थे सागवान के वन, क्या पढ़े थे? सुख से सागवान के वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं भाई, जहाँ पर 75 से और 110 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। तो अब आपसे पूछा भारत के में जो सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, तो राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयोग जिले हैं। बताइए गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर या फिर कोटा, बूंदी, झालावाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्यारे साथियों सिंपल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो देखो जो जो वृक्षारोपण सागवान के जो वन पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पर? दक्षिण राजस्थान पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण राजस्थान, जहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। बाकी देखो पूर्वी राजस्थान भरतपुर, अजमेर, जयपुर नहीं हो सकता, हाड़ौती क्षेत्र नहीं हो सकता, पूर्वी में नहीं हो सकता, और बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 12 नंबर का राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि राज्य का कौन सा उत्पादन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए खींचण, सौंख, शाहाबाद या चौहटन। तो प्यारे साथी देखो अब इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको आपको जगह को पता होना चाहिए राजस्थान में जगह कहाँ कहाँ है। तो मैं आपको बात करूँ, देखो कि जो राजस्थान में खींचण गाँव ये आपके जोधपुर में कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में। सौंख अगर मैं गाँव बात करूँ तो ये आपके अलवर में कहाँ पर है? ये आपके अलवर में। अगर मैं शाहाबाद की बात करूँ तो ये आपके कहाँ पर है? ये आपके बारां में। कहाँ पर है? बारां में। और चौहटन में बात करूँ ये कहाँ? आपके बाड़मेर में। देखो आपके जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वो आपका चौहटन। कहाँ पर है? चौहटन, बाड़मेर आपके गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन देखो खींचण गांव जोधपुर ये आपके कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जो कुरुंजा पक्षी है यहाँ पर सर्वाधिक विचरण करता है। अब शौक जो अलवर है, देख ध्यान रखना, शौक जो अलवर है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके ध्यान रखना अलवर का सबसे बड़ा वन मंडल है। अलवर का सबसे वन क्षेत्र कह सकते हैं, वन मंडल क्षेत्र कह सकते हैं। अलवर का सबसे बड़ा वन मंडल क्षेत्र कहाँ है? शौक अलवर। और शाहाबाद बारां, शाहाबाद कहाँ पर है? बारां में, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में गोंद उत्पादन प्रसिद्ध स्थान कौन सा? चौहटन, बाड़मेर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो आता है कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध टाड़ देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? बताइए, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध टाड़ देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, कोटा में, राजसमंद में या बांसवाड़ा में? तो प्यारा सा ध्यान रखना, टाड़ देवी जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो आपके राजसमंद जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना कि टाड़ देवी वन क्षेत्र कहाँ है, वो आपके राजसमंद जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ से आपके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाला हूँ। देखो, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए रणथंभौर, केवलादेव, वन विहार या सरिस्का? देखो क्वेश्चंस तो बहुत नॉर्मल, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाला हूँ मैं यहाँ से। बताइए कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? देखो पहले तो इनके नाम जाने के, रणथंभौर कहाँ पर है, ये आपको पता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। केवलादेव आपके भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आपके भरतपुर में पड़ता है। और जो आपके वन विहार है ये आपके धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। और सरिस्का आपके कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई इनको कैसे कैसे देखा जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था राजस्थान में वो था आपका रणथंभौर। क्या था? रणथंभौर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे तो राइट हो जाएगा। लेकिन अब समझना, देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात, राजस्थान में देखो कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। देखो राजस्थान में जो राज्य उद्यान है, कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कुल 3 है। कितने? 3। अब वो कौन कौन से, देखो आप पहले उनका नाम लिख लीजिएगा। पहला आता है आपका रणथंभौर। कौन सा आता है? रणथंभौर आपका आता है, रणथंभौर। दूसरा आपका आता है, अगर मैं दूसरे, पहले रणथंभौर आता है, दूसरे में बात करूं तो आपका आता है कौन सा? आपका आता है केवलादेव। कौन सा आता है? केवलादेव, और जो कि भरतपुर में। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो आता है मुकुंदरा हिल्स। कौन सा आता है? मुकुंदरा हिल्स, जो कि आप कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स आपका कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। ये आपका भरतपुर में, राइट। और आपको पता है भाई आपका रणथंभौर कहाँ पर है? ये आपका रणथंभौर आता है आपका सवाई माधोपुर में। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान पहला जो था वो था आपका, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सवाई माधोपुर का। दूसरा आपका केवलादेव था और तीसरा आपका कोटा का मुकुंदरा हिल्स था। लेकिन देखो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? अगर आपसे पूछ जाए कि जो आपका सवाई माधोपुर में था जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसकी स्थापना 1980 में, और केवलादेव की स्थापना की गई थी 1981 में। और अगर आपसे पूछा जाए जो मुकुंदरा हिल्स है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये इसकी डेट पूछी जाती है, ध्यान रखना इसकी 9 जनवरी, 1 मिनट रुकिएगा, देखो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 9 जनवरी की गई थी। 9 जनवरी 2012 को की गई थी। ध्यान रखना कब की गई थी? 9 जनवरी 2012 को। ध्यान रखना इसी को दर्रा अभ्यारण्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को दर्रा अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखना। देखो अब सिंपल सी वे में इसको समझना, देखो समझना, क्योंकि समझने वाली चीज़ जिसको समझना चाहिए। देखो आपका जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो रणथंभौर में था। कौन सा था? सवाई माधोपुर में था, राइट। दूसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान था वो आपका केवलादेव था, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स जिसको हम दर्रा कहते हैं। अब राजस्थान में कुल कितने राज्य उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपका पहला आता है रणथंभौर जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। दूसरा आता है आपका केवलादेव जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और तीसरा आता है जिसकी स्थापना आपकी दर्रा अभ्यारण्य जो कि 9 जनवरी 2012 को श्रीमती वसुंधरा सिंधिया के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में? देखो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वो आपके भरतपुर में जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1981 को की गई थी। कब की गई थी? 1981 को इसकी स्थापना की गई। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना राष्ट्रीय जो उद्यान कौन सा है राजस्थान का? दूसरा, ये भी आप ध्यान रखना। पहला कौन सा? रणथंभौर है, ये आपकी दूसरा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा माना जाता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय मरु उद्यान? तो ध्यान रखना, देखो रणथंभौर उद्यान आपको सवाई माधोपुर माता, ये आपको मैं बता चुका हूँ। सीता माता अभ्यारण्य आपका आता है, देखो वैसे तो इसका मुख्यतः अगर देखा जाए सीता माता अभ्यारण्य आपका आता है प्रतापगढ़ में।
कहाँ पर आता है, प्रतापगढ़ में, लेकिन इसको आप चित्तौड़गढ़ भी माना जाता है, कभी कभी इसको चित्तौड़गढ़ भी इसका मान लिया जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों आंसर इस राइट हो जाएंगे, लेकिन मुख्यतः ये प्रतापगढ़ में पाया जाता है। दर्यावरण आपका कहाँ पाया जाता है, कोटा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कोटा में पाया जाता है। और आपका मरूर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जो पाया जाता है ये आपका बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है, लेकिन यही आपका राष्ट्रीय उद्यान है, यही आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा क्षेत्र सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो आपका था मरू राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो ध्यान रखना 3162 किलोमीटर के क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। 3162 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको इसका अब जो मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 3100, जिसको ऐसे मिला जाएगा कि जो बाड़मेर जिला है उसका तो 1100 और उसके हिसाब से, और ऐसा मिलेगा, सुनो एक मिनट, कि आपका जो बाड़मेर जिला उसको 1200 और 1900 के हिसाब से ये मिलता है आपको, ऐसे कुछ जैसे मेरे 1900 बाड़मेर का 1200 ऐसे मिलता है। बाकी रियल में देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 3162 किलोमीटर, राइट। चलिए यहाँ का जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17 कि चितकबरे हिरण एवं चकवा चकवी राज्य के किस अभ्यारण्य में बहुत संख्या में मिलते हैं, बताइए। चितकबरे हिरण व चकवा चकवी, देखो पक्षी का नाम है चकवा चकवी, राजस्थान किसकी संख्या में की जो अभ्यारण्य है उसमें बहुत संख्या में मिलते हैं, कौन सा अभ्यारण्य जिसमें अधिक संख्या में मिलते हैं, बताइए। तालछापर अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या जयसंबंध अभ्यारण्य। तो देखिए प्यारे साथी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभ्यारण्य कौन कौन सा किस जगह है। देखो तालछापर आपको पड़ता है चूरू में, कहाँ पर पड़ता है, चूरू में। फुलवारी नाल आपको पड़ता है उदयपुर में, कहाँ पड़ता है ये, उदयपुर में। और कुंभलगढ़ आपको पड़ता है राजसमंद में। वैसे मुख्यतः कुंभलगढ़ अब राजसमंद, बाकी यहाँ पे इसको देखो पाली प्लस अजमेर में इसको माना जाता है, कहाँ पर, इसको 3 जिलों में माना जाता है, बाकी मुख्यतः राजसमंद में माना जाता है, और जयसंबंध आपको पड़ता है उदयपुर में, राइट। अब देखो आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई जो अपना चितकबरे हिरण व चकवा चकवी पक्षी किस अभ्यारण्य बहुत संख्या में मिलते हैं, तो भाई आपको देखने को मिलते हैं कहाँ, जयसंबंध अभ्यारण्य में। कहाँ पर मिलते हैं ये, जयसंबंध अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पर है, ये उदयपुर में। कहाँ पर है, ये आपका उदयपुर में, इसमें आपको सबसे ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जयसंबंध अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, तो आप लगा सकते हो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पूछा जाए जो कि 52 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। देखो 1985 में स्थापना की गई थी, 52 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ, कौन सा, जयसंबंध अभ्यारण्य, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 18। उदयपुर में स्थित जयसंबंध अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, अभी मैंने बताया था 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में, जो कि 52 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। चकवा चकवी और चितकबरे हिरणों के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रसिद्ध किसके लिए, ध्यान रखना। चकवा चकवी जो पक्षी है, चकवा चकवी पक्षी व चितकबरे हिरण किसके, चितकबरे हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना ये आप भी ना। चितकबरे हिरण व चकवा चकवी पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, जयसंबंध अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, 52 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आता क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19 की ओदिया क्या है। देखो ओदिया या फिर इनको औंदिया बोला जाता है, देखो इनको औंदिया भी बोला जाता है, ये वाला औंदिया क्या है या फिर ओदिया क्या है, बताइए। एक प्रवासी पक्षी, जिलों के किनारे बने विश्राम गृह, अभ्यारण्य में अवलोकन स्तंभ या सदाबहार वनों के वृक्ष। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि औंदिया क्या है, तो बताइए प्यारे साथी औंदिया क्या है। देखो औंदिया कहा जाता है, वो कहा जाता है अभ्यारण्यों में बने अवलोकन स्तंभ, क्या कहा जाता है, अभ्यारण्यों में बने अवलोकन जो स्तंभ होते हैं उन्हें औंदिया कहा जाता है। लेकिन देखो जो वन्य जीवों को पास से देखने का जो सिस्टम है, देखो इनको तो औंदिया कहा जाता है वन्य जीवों में, है ना, लेकिन वन्य जीवों को जो पास से देखने के लिए जो बनाए जाते थे उनको कहा जाता था, देख राम सागर भी कहा जाता था उनको, ये भी ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वन्य जीवों को पास से देखने के लिए किसका प्रयोग करते, राम सागर भी कहा जाता है, या फिर औंदिया उनको कहा जाता था, या फिर बोड़ा उनको कहा जाता, क्या बोड़ा उनको कहा जाता था, या फिर तलाई उनको कहा जाता था। देखो इन नामों को आप याद रखना, तलाई उनको, या फिर झामर उनको कहा जाता था, क्या झामरा उनको कहा जाता था, झामरा, और उनको कहा जाता अमझार, क्या अमझार। ध्यान रखना ये सारे के सारे नाम ही आ सकते हैं आपको कि बोड़ा क्या है, तो ध्यान रखना बोड़ा वो था जिनको जो वन्य जीव होते हैं उनको नज़दीक से देखने को जो काम आते थे उनको बोड़ा कहा जाता। राम सागर भी, तलाई, झामरा, अमझार, ये सारे क्या थे, ये सारे के सारे नाम वो थे जिनको वन्य जीवों को हम पास से देखने का
देखने के लिए जिनका प्रयोग करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, जो रियासती काल में उन्हें कहा जाता तलाई, झामरा, अमजार, रामसागर, बोड़ा या फिर औंधिया, इन्हीं को कहा जाता था। चलिए इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इसमें बता रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन आता है आपका 20 कि राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। देखो राज्य में जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, माउंट आबू, दर्रा, जयसमंद, रामगढ़, विषधारी। देखो मैं आपको बता दूं पहले इनका नाम कि माउंट आबू आपका पड़ता है सिरोही में। कहाँ पड़ता है, ये आपका सिरोही में पड़ता है, माउंट आबू में। और दर्रा आपको पड़ता है कोटा में। कहाँ पड़ता है, कोटा में पड़ता है। जयसंबंध पड़ता है आपका उदयपुर में। अभी मैं आप इसके बारे में तो अच्छे से बात कर चुका हूँ कि भाई जयसंबंध जिसकी स्थापना अगर पूछा तो 1985 में की गई थी, 52 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और चकवा चकवे चितकबरे हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं बात करूँ रामगढ़ विषधारी, ये आपको पड़ता है बूंदी में। कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है बूंदी में, राइट। अब देखो तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो आपका जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो भाई ये आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देखो राजस्थान सरकार ने क्या कहा था इनको, राजस्थान सरकार ने इसे जो घोषित किया था माउंट अभ्यारण्य वो किया था 2009 में। ये भी आप ध्यान, 2009 में इसे घोषित किया था, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य घोषित किया गया था किसको, माउंट आबू को 2009 में। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता। और विश्व का एकमात्र, देखो विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य जो कि पर्वत पर स्थित है, या फिर पर्वत या फिर आबू पर्वत पर स्थित है। विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य जो पर्वत पर स्थित है, देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्वत पर स्थित होना एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है, माउंट आबू, जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया था। देखो मुझे पता है इसका सभी मिलकर एक ही आंसर देंगे कि भाई इसका तो आंसर रावली टोडगढ़ होगा, क्योंकि उनको पता है घड़ियालों यही माना जाता है। लेकिन इसका आंसर रावली टोडगढ़ नहीं होगा। अब क्या होगा, देखो समझो कि रामगढ़ धौलपुर या फिर सॉरी रामसागर धौलपुर या फिर दर्रा अभ्यारण्य कोटा या रावली टोडगढ़ अजमेर या फिर जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। तो ध्यान रखना जो घड़ियालों के लिए जो संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बना गया, तो वो बनाया गया था भाई जवाहर सागर कोटा का जो अभ्यारण्य, उसको घड़ियालों संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो देखो घड़ियालों या मगरमच्छ हम कह सकते हैं, घड़ियालों या फिर मगरमच्छ, यानी घड़ियालों और मगरमच्छों को जो संरक्षण के लिए बनाया गया था वो बनाया गया था अपना जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। अगर इसकी स्थापना पूछी भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैं हर बात आपको बहुत कोई नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर जो स्थापना 1975 में इसकी की गई थी, कौन सा था, जवाहर सागर कोटा में जो अभ्यारण्य है जो कि घड़ियालों एवं मगरमच्छों संरक्षण हेतु बनाया गया था, राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका, गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो गजनेर अभ्यारण्य है वो राजस्थान किस जिले में स्थित है, बताइए। अजमेर में, बूंदी में, बीकानेर में या फिर बारां में। तो देखो मैं आपको बता दूं जो गजनेर अभ्यारण्य वो आपका पड़ता है बीकानेर जिले में। कहाँ पड़ता है, बीकानेर जिले में। कहाँ पर पड़ता है आपका, बीकानेर जिले में पड़ता है आपका गजनेर अभ्यारण्य। अगर मैं बात करूँ बारां में, तो भाई बारां में कौन सा अभ्यारण्य है, तो बारां में शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा, शेरगढ़ अभ्यारण्य। अगर मैं बात करूँ बूंदी की, तो भाई बूंदी में कौन सा अभ्यारण्य है, तो बूंदी में रामगढ़ विषधारी। कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कौन सा, रामगढ़ विषधारी। और अगर मैं बात करूं कि अजमेर में कौन सा है, तो भाई अजमेर में कौन सा है, तो अजमेर रावली टोडगढ़ आता है। कौन सा है, रावली टोडगढ़ आता है, राइट। चलिए देखो गजनेर अभ्यारण्य आपका बीकानेर में, अजमेर में आपका रावली टोडगढ़ है, बूंदी में रामगढ़ विषधारी है और बारां में आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य पाया जाता। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में, मैं आपको बता चुका हूँ बूंदी जिले में। ये आपको मैं अच्छी बात बता चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न है, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है, तो शेरगढ़ आपका बारां में स्थित है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो शेरगढ़ एक धौलपुर में भी स्थित है, ध्यान रखना इस चीज़ से आप कन्फ्यूज हो ना, ये आपको ऑप्शन डिपेंड करेगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य एक धौलपुर में भी स्थित है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन 12 दे रखा है या फिर धौलपुर। अगर ऑप्शन में आपके दोनों दे रखूँ तो या तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो दोनों होगा, ऐसे होगा, या फिर ए में आपको भरतपुर सॉरी धौलपुर, दूसरे में 12, तीसरे में दोनों, या फिर ऐसे भी नहीं होगा तो आपको पहली जो प्रॉपर्टी देनी है कि पहला जो आपको लगाना होगा तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 ही लगाना होगा, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर आता 25 कि रावली टोडगढ़ अभयारण्य अजमेर राजस्थान किस जिले के अंतर्गत आता है। देखो रावली टोडगढ़ अजमेर राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत, देखो एक मिनट ऐसे नहीं होना चाहिए, सोचो रावली टोडगढ़ अभयारण्य राजस्थान किस जिले के अंतर्गत आता है। ये अजमेर तो पहले दे रखा है, तो ये अजमेर जिले के अंतर्गत आता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आता है 26। राजस्थान राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान कौन सा अभयारण्य जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखो ये माना जाता है आपका सीता माता अभयारण्य। कौन सा? सीता माता अभयारण्य, जो कि आपका मैंने आपको बताया था, ये आपका प्रतापगढ़ और आपका चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, जो कि उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सुन लीजिएगा इस अभयारण्य के बारे में, जो आपका सीता माता अभयारण्य है, इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। अब उनको आप ध्यान से सुनिएगा बस। देखो इस अभयारण्य के अंतर्गत जाखम नदी मुख्य मानी जाती है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस अभयारण्य में मुख्य नदी कौन सी है, तो वो आपकी जाखम नदी है। कौन सी है? जाखम नदी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मुख्य नदी कौन सी है? जाखम नदी है। और अगर आपसे पूछी जाए छोटी मोटी भाई इसमें बांध है, तो ध्यान रखना इसमें बांध भी कौन सा है? जाखम बांध, यानी कि इसमें इसी नदी पर बना हुआ है जाखम बांध। और इसमें दो स्रोत हैं, यानी कि इसमें दो स्रोत, जल के दो स्रोत, यानी कि दो स्रोत हैं आपके जल के दो स्रोत। कौन कौन से? देखो वो आपके स्रोत आते हैं कौन कौन से? लव और कुश, लव एवं कुश। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लव कुश दो जल के स्रोत किस अभयारण्य में स्थित हैं, तो भाई वो आपके सीता माता अभयारण्य में स्थित है, जो कि प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसमें सागवान के वन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें वन कौन से पाए जाते हैं, तो आपके सागवान के वन पाए जाते हैं। कौन से? सागवान के वन इसमें पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि इसमें उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है, लेकिन और क्या प्रमुख के इनकी और किस किस के लिए प्रमुख माना जाता है। देखो और किस किस के लिए प्रमुख माना जाता है। देखो ये माना जाता है चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ध्यान रखना चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध माना जा सकता है। और ये घंटेल जिसको कहते हैं घंटेल चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और चीतल की तो ये मातृभूमि माना जाता है, चीतल की मातृभूमि माना जाता है, ये ध्यान रखना। देखो अब इस अभ्यारण्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो। भाई ये अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वन इसमें सागवान के पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत दो जल स्रोत हैं, लव और कुश, राइट। दो जल स्रोत है लव और कुश। इसमें नदी जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है जाखम नदी, जिस पर जाखम बांध बना हुआ है इस अभ्यारण्य के अंतर्गत। और इसमें प्रमुख देखा जाए तो किस किस के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध तो है ये, बाकी चौसिंका, घंटेल और चीतल की मातृभूमि के लिए इसको जाना जाता है। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राइट। चलिए और देखो अगर हमसे पूछ जाए कि उड़न गिलहरी, तो इसमें ध्यान रखना महुआ के वृक्ष भी पाए जाते हैं, महुआ के वृक्ष भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जिन पर उड़न गिलहरी को सूर्य उदय होने से पहले या उदय होने के बाद इनको देखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 27। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं। देखो आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वृक्ष है वो किस वन के, बताइए। बांस के, नीम के, गूलर के, धोकड़ा के। तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं धोकड़ा के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? धोकड़ा के पाए जाते हैं। देखो अब राजस्थान में जो धोकड़ा है ये राज्य के लगभग 50% भाग पर पाया जाता है। कितने पर? 50% भाग पर पाया जाता है। अगर आपसे पूछे हुए मुख्यतः ये धोकड़ा किस किस जिले में होता है, तो ध्यान रखना इसके लिए 5 से 6 जिले माने जाते हैं। एक तो आपका सवाई माधोपुर माना जाता है, एक आपका करौली माना जाता है, एक आपका अलवर भी इसके लिए माना जाता है, अलवर में पाए जाते हैं, एक आपका बूंदी माना जाता है, और एक आपका भरतपुर माना जाता है, और एक आपका चित्तौड़गढ़ माना जाता है। यानी कि ये 6 जिले जो आपके माने जाते हैं जिनमें धोकड़े के वन पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, बूंदी, भरतपुर और चित्तौड़। और राजस्थान में 50% भाग पर पाया जाता है कौन सा? धोकड़ा, जो राजस्थान सर्वाधिक वृक्ष के वन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर देखो 28 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 आपका कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए। राजस्थान के सदाबहार वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो प्यार साथी बताइए, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर या सिरोही में। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो आपको पाए जाते हैं सिरोही जिले में। ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देखो मैं बात करूं कि शुष्क सागवान के जो वन पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, वो आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। बारह और बांसवाड़ा में भी मैं बात कर चुका हूँ, बारह और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपका बाड़मेर में पाए जाते हैं या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं बाड़मेर में, और अगर मैं उदयपुर की बात करूँ तो यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 29 था, किस पेड़ में गैसीय विषपान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? बताइए किस पेड़ में गैसीय विषपान करने की सबसे अधिक क्षमता होती है? जलेबी, पीपल, सागौर या नीम का? ध्यान रखना, जो राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक पेड़ है वो कौन सा गैसीय विषपान करने की क्षमता जिसमें सर्वाधिक होती है, वो है आपका जलेबी का पेड़। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर जलेबी का कौन सा पेड़ होता है, तो आप ऐसा कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए जलेबी का पेड़ कैसे होता है, तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हो। राइट, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी? देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी? बताइए, एच डी चतुर्वेदी ने, के एल सैनी ने, या फिर कैलाश सांखला ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो ये लिखी थी भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज नामक पुस्तक, ये लिखी थी आप कैलाश सांखला ने। कौन लिखी थी? ये लिखी थी कैलाश सांखला ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31 नंबर का प्रश्न। देखो 31 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, देखो राज्य में उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन को का एक मात्र प्राप्ति क्षेत्र है। देखो राजस्थान में जो उपोष्ण कटिबंध जो सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं और इनका एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। बताइए, भौराट का पठार, आबू पर्वत, या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, या फिर मेवाड़? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है इसका राइट आंसर क्या होगा कि उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र है। तो ध्यान रखना वो कौन सा आता है, वो आता है आपका आबू पर्वत। क्या आता है? आबू पर्वत। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन आपके कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके पाए जाते हैं आबू पर्वत पर। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सदाबहार वन वो कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके सिरोही जिले में पाए जाते हैं। राइट, ये चीज़ मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इससे 2-3 क्वेश्चन पहले। राइट, चलो देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा एक पेड़। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? बताइए, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत चला गया? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा 32 में। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य ये कार्य चलाया गया था कि प्रत्येक बच्चा एक पेड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा एक जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम चला गया था वो छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य चला गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता वह है? देखो अमृता देवी जो पुरस्कार किसके लिए दिया जाता वह है वृक्षारोपण के श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन सुरक्षा श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या फिर उद्यानों को सौंदर्यीकरण के लिए, या वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको लग रहा होगा कि वन्य सुरक्षा का श्रेष्ठ साहित्य इसके लिए दिया जाता तो आप गलत जा रहे हो भाई, इसके लिए तो ये नहीं दिया जाता। तो ये किसके लिए ये दिया जाता? वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वह दिया जाता है वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 34। देखो 34 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बताइए अरावली जो विकास परियोजना उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? मिट्टी के अपरदन को नियंत्रित करना, या वनों के अवकरण को रोकना, थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में परिस्थिति की स्थिति को पुनः स्थापित करना? बताइए क्या था अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य? तो वो था, ध्यान रखना, कि पहाड़ी क्षेत्रों में परिस्थिति की स्थिति को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न, अगर आपको नहीं पता था आप इसको लिख भी सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों की परिस्थिति को पुनः स्थापित करना किसकी परियोजना का मुख्य लक्ष्य था? तो अरावली विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य माना जाता। चलिए अगला देखते हैं,
35 नंबर का प्रश्न। देखो 35 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में वनोरोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है। बताइए कि राजस्थान में वनोरोपण जो अनुसंधान केंद्र स्थित है वो कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना ये आपको कहाँ पर है बताइए, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर अजमेर में। तो प्यारे साथी ये आपका आता है जोधपुर में। कहाँ पर आता है, ये आपका जोधपुर जिले में आता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में वनोरोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। देखो 36 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिलों में कत्था का मुख्य उत्पादक होता है। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान कौन से जिलों में मुख्यतः कत्था का उपयोग होता है। बताइए कत्था का कौन से जिलों में उपयुक्त होता है। बताइए उदयपुर, चित्तौड़ में, भरतपुर, अलवर में या फिर बांसवाड़ा, बारां में या सीकर, हनुमानगढ़ में। बताइए कौन से में होता है। तो प्यारे साथी जो कत्था का जो मुख्य उपयुक्त होता है वो होता है आपके उदयपुर और चित्तौड़। कहाँ होता है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखो कत्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपको बता दूं कि गोंद का उत्पादन होता है वो आपके बाड़मेर में होता है। कहाँ पर होता है, बाड़मेर, चौहटन गांव बाड़मेर, ये भी आप ध्यान रखना। चौहटन गांव बाड़मेर में गोंद का उत्पादन होता है और उदयपुर और चित्तौड़ में आपका कत्थे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 37। निम्नलिखित में से कौन सा इस राजस्थान का वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। बताइए कौन सा राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता का उद्देश्य नहीं है। वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो ध्यान रखना जो आपकी जो वानिकी एवं जैव विविधता का उद्देश्य नहीं माना जाता, तो देखो जैव विविधता एवं संरक्षण ये तो भाई माना जाता है, ये तो है, और बाढ़ नियंत्रण ये भी है, जल संरक्षण ये भी है। तो आप कौन सा नहीं होगा, वृक्षारोपण ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये इसका उद्देश्य माना नहीं जाता। चलिए देखो वैसे आपको मैं बता दूं कि जो इसकी देखो जो इसका जो अपना किया था, इसको परियोजना का जो प्रतापी समय था वो कब तक का माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका 2011 से। कब से माना जाता है, 2011 से माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38 नंबर का प्रश्न। देखो 38 नंबर प्रश्न आता है 2011-12 में राजस्थान के किन निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था। देखो 2011 की जो 12 की जनगणना थी उसके अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन था। करौली में, सिरोही में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। बताइए सर्वाधिक वन किस जिले में था। तो ध्यान रखना सर्वाधिक जो वन था 2011-12 के अनुसार वो था करौली जिले में। कौन से में था, करौली जिले में था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए सर्वाधिक वन उदयपुर में, ध्यान रखना वर्तमान में, ये भी आप ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में माने जाते। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 39। क्वेश्चन 39 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितने प्रतिशत है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए कितने प्रतिशत राजस्थान में वन क्षेत्र की भूमि है। क्वेश्चन नंबर 39 में बताइए 13%, 30%, 33%, 43%। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो राज्य में कुल क्षेत्रफल वन भूमि कितनी है वो है आपकी 33%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत अच्छा प्रश्न माना जाएगा। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं आप। 40 नंबर प्रश्न आता है, राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं। बताइए राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं। बताइए उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में या फिर पूर्वी भाग में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों राजस्थान में जो अधिकतर जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। यहाँ पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं, कुल 50% वन पाए जाते हैं और इसके लिए मुख्यतः 8 जिले माने जाते हैं। कितने जिले, 8 जिले इसके लिए मुख्य माने जाते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा सर वो 8 जिले आखिर हो कौन कौन से, तो सुनिए देखो वो आपका आता है, फर्स्ट आपका आता है उदयपुर। कौन सा आता है, उदयपुर आता है। एक आपका आता है प्रतापगढ़ आता है। एक आपका आता है प्रतापगढ़ के बाद आपका बारां आता है। बारां के बाद आपका आता है चित्तौड़गढ़ आता है। चित्तौड़गढ़ के बाद आपका आता है अलवर आता है। अलवर के बाद आपका आता है करौली आता है। और करौली के बाद आपका सिरोही आता है। और सिरोही के बाद आपका बूंदी आता है। तो ये 8 जिले देखो, अलवर, चित्तौड़गढ़, बारां, प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, सिरोही, बूंदी, ये आपके 8 जिले जो आते हैं। ये जिले ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा वन क्षेत्र में पाए, इनमें अधिकांश वन क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान का 50% वन इन 8 जिलों में ही पाया जाता है जो कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये भी। चलिए अगला देखते हैं आपका 41 नंबर का प्रश्न।
41 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम वन पाए जाते हैं। देखो राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम वन पाए जाते हैं, बताइए। चूरू नागौर, बीकानेर जोधपुर, सीकर चूरू या फिर बीकानेर जैसलमेर। तो ध्यान रखना राजस्थान जो न्यूनतम वन पाए जाते हैं वो चूरू और नागौर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौर के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। देखो सागौर के वन राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बताइए। दक्षिणी पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी भाग में। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो सागौर के वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखो सागौर वन अगर पूछा जाए मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं, मुख्यतः, तो देखो मुख्यतः ये पाए जाते हैं आपके, देखो मैं जिले के नाम भी बता देता हूँ आपके लिए। वो आता है आपके बांसवाड़ा। कौन सा आता है बांसवाड़ा में, एक आपका आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़। और एक आपका आता है बारा और आपका आता है एक उदयपुर। उदयपुर में आपके ये पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारा उदयपुर में आपके पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ये वन पाए जाते हैं। सागौर के वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और सदाबहार के वन अगर पूछा जाए तो आपके माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं भाई अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आता है 43 नंबर का। देखो 43 नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से, बताइए। राजस्थान में जो वन पाए जाते सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से, बताइए। बालास वन, सूक्ष्म वन या फिर सूक्ष्म सागवान वन या फिर शोक वन, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आपका 43 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा बालस वन। अब देखो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये बालस वन क्या है, तो भाई इन बालस वन को ही बोला जाता है धोकड़ा, या क्या बोला जाता है इनको, धोकड़ा बोलते हैं। राजस्थान के 50% क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। क्या बोला जाता है इनको, धोकड़ा बोला जाता है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि राजस्थान के धोकड़ा सर्वाधिक पाए जाते, क्योंकि धोकड़ा को ही राजस्थान कहा जाता है और इन्हीं के कारण इनको धोकड़ा वन भी बोला जाता है। क्या फिर धोंक वन भी या धोकड़ा वन भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं, धोकड़ा के, जिन 50% क्षेत्र पर घिरे हुए हैं। और बालास को ही धोकड़ा कहा जाता है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो बालस वन पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आता है, राजस्थान राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया था। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो राज्य राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया था, बताइए। 23 अप्रैल 1951, 23 अप्रैल 54 को 1900 और फिर 23 अप्रैल 1953 को, 23 अप्रैल 1955 को, बताइए कब किया गया था। तो प्यारे साथियों ये किया गया था 23 अप्रैल 1951 को। कब किया गया था, 23 अप्रैल 1951 को। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों देखो अब तक हमने कुल 44 प्रश्न कर लिए, आपका एक प्रश्न और बचा है। उससे पहले जानने से पहले प्यार से, तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो और जो विद्यार्थी इनकी PDF प्राप्त करना चाहता है वो हमारे इसको टेलीग्राम चैनल इसके नाम से उसको ज्वाइन कर सकता है। उस पर इन क्वेश्चनों की PDF आपको मिल जाएगी। देखो स्टार मैथ क्लासेज कामा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाकर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको उनकी निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। जो विद्यार्थी इनको लेना चाहता है उसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखो अगर वीडियो अगर आपको रियल में अच्छा लगा हो तो एक लाइक करवा के अवश्य जाइएगा, क्योंकि देखो आपके लाइक करने से हमको मिलता मोटिवेट कि आप अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो रियल में ही आपको अच्छा पढ़ाने का, कुछ अच्छा बताने का जी चाहेगा, मन चाहेगा, जिससे आपका अच्छा अगर रेस्पॉन्स रहता है तो प्यारे साथियों कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे वन्य जीव एवं जैव विविधता। क्या पढ़ेंगे, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता के बारे में हम कल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल के क्वेश्चन भी कुल 45 होंगे। कल का वीडियो भी देखने को मत भूलिएगा। देखो आपका जो मैथ का वीडियो आपको पता है भाई, मैथ का वीडियो पर डे ही आपको कितने बजे आता है, पर डे आपको सुबह 6 बजे आता है। और आपका जीके का वीडियो सुबह पर डे कितने बजे आता है, 8 बजे आता है। ये आप सभी को पता है 6 बजे। अगर आपका रियल में ही आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपका हिंदी का और आपका हिंदी का और आपका जो साइकोलॉजी वीडियो रहेगा, साइकोलॉजी का आपका आ जाएगा 7 बजे और हिंदी का आ जाएगा आपका 9 बजे। तो यानी कि 6, 7, 8, 9 बजे तक 4 घंटे तक लगातार आपके एक वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो। और नहीं तो आपके देखो मैथ और जीके की तो आपकी पर डे ही चलेगी। देखो आज की वीडियो को अगर 50 लाइक होते हैं तो आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा, तो आपकी बहुत ही जल्दी जीके यानी कि साइकोलॉजी और हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको अपलोड
करवा दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, वो क्या है। वो आता है वर्तमान में वन संविधान यानी कि वर्तमान में जो वन है वो संविधान की कौन सी सूची का विषय माना जाता है, ये आपको बताना है। वर्तमान में वन कौन सी सूची का विषय माना जाता है, तो वो माना जाता है समवर्ती सूची का। कौन सा माना जाता है, समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो प्यार साथियों आशा करूंगा आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।